गंगा में कहाँ तक आए थे? गाजीपुर। हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। गाजीपुर से आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर के बाद आएंगे तो आगे मिलेगा बक्सर। बक्सर, बक्सर में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। क्या नाम है? आपने सुना होगा घाघरा का युद्ध, सुना है? घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानियों के बीच। बाबर ने कितनी लड़ाई लड़ी भारत में? 4। पानीपत की पहली लड़ाई, उसके बाद पानीपत के बाद खांडवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद घाघरा का युद्ध। बाबर जितना साल रहा भारत में सब साल लड़ा। इतना किस्मतहीन आदमी कि बेचारा कम उम्र में ही पिता का देहांत हो गया। कम एज था तो पिता मर गए। बाबर एक ऐसा अभागा व्यक्ति जो कम उम्र में ही पिता को खो दिया। उसके सपने में था समरकंद, सपने में था समरकंद, लेकिन सपनों का शहर छोड़कर इंडिया में आना पड़ा। मन में था कि आईएएस की तैयारी करेंगे, लेकिन नहीं बने तो क्या करें? पीसीएस का भी फॉर्म डालना पड़ रहा है, वो भी नहीं हुआ तो अंत में दरोगा का फॉर्म डालना पड़ रहा है, और वो भी नहीं हुआ तो अंत में ग्रुप डी डाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अंत में बेचारा समरकंद में उसके चाचाओं ने उसे खदेड़ दिया। तो फिर अंत में बेचारा अंतिम में क्या किया? इंडिया की तरफ रुख किया, पीसीएस देने लगा आईएएस छोड़कर। इंडिया में आया तो 4 लड़ाइयाँ लड़ा। जब जिंदा रहा, इंडिया में राजा बना, तो अभी हर साल लड़ाई लड़ा। जिस साल नहीं लड़ा उस साल मर गया। मरने के बाद वो बेचैन रहा। मरने के बाद भी बाबर को चैन नहीं था। आगरा के राम बाग में दफनाया गया, आगरा के राम बाग में दफनाया गया। फिर सब उखाड़ा वहां से उसको, ले जाके काबुल में दफनाया। मैंने मरने के बाद भी बेचैन था वो। इतना भागा आदमी आज तक हम नहीं देखे। जीवन भर संघर्ष किया। बाबर से सीखना चाहिए, मरते दम तक कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो जीने की। जमीन में गड़कर भी, जमीन में कोई गाड़ भी दे तो मरने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जीने की कोशिश करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अभी हाल ही में मन्नू भंडारी का निधन हो गया। मन्नू भंडारी एक उच्च कोटि के साहित्यकार, साहित्यकार मतलब कहानीकार, उपन्यासकार। उनकी एक किताब है महाभोज। परसों मर गई मन्नू भंडारी, महिला थी। उनके पति का नाम राजेंद्र यादव। ये दोनों साहित्यकार थे। लव मैरिज शादी थी, लेकिन शादी टूट गया बेटा को लेकर। बंटी उनका लड़का का नाम था। पति चाहते थे कि हॉस्टल जाए, पत्नी चाहती थी कि हॉस्टल नहीं जाएगा। इस बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ा कि बात तलाक तक पहुंच गया, और तलाक हो गया। दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन 3 साल पहले राजेंद्र यादव चले गए दुनिया से, और इस 3 दिन पहले मन्नू भंडारी भी, उनका भी डेथ हो गया है ना। तो उनका महाभोज है, यही सच है। और एक उनकी एक और किताब है आपका बंटी। उनका एक उपन्यास लिख दिया आपका बंटी। घर घर में बंटी को लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई होता है। तो ये बहुत बड़ी साहित्यकार थी, याद करना जरूरी था, करंट अफेयर में भी काम आ जाएगा। मन्नू भंडारी का निधन हो गया, मर गई। और मेरी सबसे फेवरेट कौन थी? मन्नू भंडारी। क्यों थी? क्योंकि आईएएस का जब हिंदी साहित्य आप रखेंगे यूपीएससी में, यूपीएससी में अगर ऑप्शनल आपका हिंदी साहित्य है, यूपीएससी में यदि आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो आपको उनका एक उपन्यास महाभोज पढ़ना है। महाभोज यूपीएससी में लगा है। और उनके पति की, उनका जो पति है राजेंद्र यादव, उनका कहानी लगा हुआ है, जिंदगी और जोंक। पति का कहानी यूपीएससी में पढ़ना है, जिंदगी और जोंक। और पत्नी का उपन्यास महाभोज पढ़ना है। यूपीएससी देंगे तब। बीपीएससी में हिंदी साहित्य तो यहाँ मन्नू भंडारी नहीं है, न यहाँ पर राजेंद्र यादव है, यहाँ कुछ नहीं है। तो बहुत बढ़िया, बड़ी बड़ी साहित्यकार। और उनकी एक क्वालिटी बताता हूँ आप लोगों को, जीवन में शायद काम आ जाए। हर एक इंसान जब जीता है तो एक व्यक्तिगत अनुभव के साथ जीता है। आप जब खुद को जीते हैं तो सिर्फ अपनी जीवन को जीते हैं, लेकिन जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो एक साथ कई जिंदगी को जीते हैं आप। कहते हैं कि इसीलिए साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य पढ़ना क्यों चाहिए? कि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो सिर्फ अपनी जीवन को जिएंगे। साइंस पढ़ेंगे, अपनी जीवन को जिएंगे, खुद को जिएंगे, अपने जीवन को जिएंगे। लेकिन कहानी, उपन्यास, साहित्य से जुड़ने के बाद इंसान कई जिंदगियों से एक साथ जुड़ता है, और एक साथ कई सारा अनुभव आता है इंसान का। मन्नू भंडारी का व्यक्तिगत अनुभव यह है। मन्नू भंडारी एक ऐसे उपन्यासकार,
अंतिम पॉइंट सुना दे रहा हूं। मनु भंडारी एक ऐसी उपन्यासकार, एक ऐसी साहित्यकार जो जीवन में अपने किसी सपने को, अपने किसी काम को संभालने की अंतिम कोशिश करती थी, अंतिम दम लगाती थी वो चीज़ संभल जाए। लेकिन अगर नहीं संभलता था, लगता था कि अभी संभलेगा नहीं बल्कि हमारे जान के लिए आफत बन सकता है, तो रास्ता बदल देती थी, रास्ता बदल लेती थी। ये सीखना चाहिए इंसान को। ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है। हो सकता है कोई चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं हम, नहीं मिले। अब IAS बनने के सपना देखे थे, नहीं बने तो सुसाइड कर लेंगे, नहीं बस सुसाइड करेंगे। अब बनेंगे नेता, IAS आगे पीछे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भैया। तो बात करने वाले कहते एक सपना खत्म हो जाने से कुछ नहीं होता। नए सपनों को देखने का हौसला ही क्या कहलाता है? बहादुरी कहलाता है, वीरता कहलाता है। एक बार गिर जाने के बाद उठकर खड़ा होकर फिर दौड़ पड़ने का ही नाम बहादुरी है। ये मन्नू भंडारी सीखना पड़ेगा आप लोगों को, हम भी सीखे हैं। एक महिला थी, अंतिम दम तक अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। राजेंद्र यादव से अपने रिश्ते को बचाने की राजेंद्र यादव कुछ कोशिश नहीं किए, ऐसा लग रहा था जैसे वो तलाक लेने के बैठे थे। लेकिन मन्नू भंडारी बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं संभला, तो अंत में रास्ता बदल ली। इसको कहते हैं बहादुर, है ना। तो मेरे जीवन में दो ही लोग फेवरेट रहे हैं, एक मन्नू भंडारी, मर गई, बड़ा दुख हुआ, और दूसरा देवानंद, फिल्म में देवानंद। ये दो लोग से मैं सीखा हूँ ये चीज़ कि अगर सपना खत्म हो जाए, टूट जाए सब कुछ, तो फिर से जुड़ने का हौसला कैसे लाया जाए अंदर। तो आप लोगों को भी यही शिक्षा है कि किसी भी मोड़ पर जाकर टूटना नहीं है, और टूट भी जाए तो जोड़ने का कला आना चाहिए। नए सपनों को देखकर अपने आप को जोड़ लेने की कला आपके अंदर आना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछेगा इस बार करंट अफेयर में कि हाल ही में एक साहित्यकार का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? मन्नू भंडारी। इधर से एक नदी मिलती है कर्मनासा, बहुत चीज बता दी नहीं जी, बाबर से बहुत कुछ आ गया। कर्मनासा नदी यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है। हम मिले हैं मन्नू भंडारी से, एक बार मिले हैं मन्नू भंडारी से। 3 साहित्यकार से अभी तक हम मिले हैं जीवन में। एक मिले हैं मन्नू भंडारी से, उनके रूम पर ही जाकर। एक मिले हैं केदारनाथ सिंह से, आप सुने होंगे, उनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है। केदारनाथ सिंह है ना, शहर में रात उनकी कविता है, और बाजार, उनकी कविता का नाम ही है बाजार, है ना। गए थे बाजार, पता था कि वहाँ धूल है, मिट्टी है। जब बाजार में गया तो न धूल था न मिट्टी था, पूरा बाजार खाली था। एक कविता उनका है। तो ये केदारनाथ सिंह की कविता है। उनके पास गए थे मिलने, क्योंकि मेरा दोस्त था, उसके फूफा लग जाते थे, वो रिलेटिव थे, तो वही मिलवाया जा करके बड़ा अच्छा लगा। उस समय वो उनको ज्ञानपीठ नहीं मिला था, अब भोजपुरी में ही बात कर रहे थे। एक शिक्षा वहाँ से भी मिला कि दिल्ली साकेत में रहते रहे थे, साकेत वाले रूम पे जाके मिले थे, और वो दिल्ली में रह रहे थे, बड़े साहित्यकार थे, फिर भी खड़ी बोली में बात नहीं कि भोजपुरी में बात किए। ये शिक्षा दिया कि आप कितना भी बड़ा हो जाइए, गांव के व्यक्ति से मिलिए तो उसकी अपनी भाषा में बात कीजिए, ज़्यादा अंग्रेजी 3-5 मत कीजिए, है ना। आजकल क्या है, लोग शहरी बनने के चक्कर में मकई का जो भुट्टा मिलता है जो आपको, उसको लोग हैंडल वाला पॉपकॉर्न बोल दे रहे हैं। आजकल लोग उसे हैंडल वाला पॉपकॉर्न बोल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज, नहीं जी। ओ माय गॉड, कितना रौदा है। अंग्रेजी बनने के चक्कर में पूरा अंग्रेजी हो ही नहीं पाया। एक लड़की बोल रही थी, ओ माय गॉड कितना रौदा है, हम कि कम से कम धूप बोल देती। तो ऐसा ना हो जाए कि हम फंस जाए बीच में आकर। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ मिला सीखने को? अब गर्ल्स से मैं सोचना कि मेरा मजाक उड़ा रहा है सर हम लोगों का। चलो बक्सर के बाद आते हैं पटना। बक्सर के बाद आते हैं पटना। पटना में मिलती है कितनी नदियाँ? 3, नीचे से 2, इधर से जो मिल रही है उसका नाम है सोन नदी। हाँ सोन नदी। यहाँ से जो मिल रही है उसका नाम है पुनपुन नदी, इसका नाम है गंडक, इसका नाम है गंडक नदी, गंडक नदी। चलिए सोन, पुनपुन और गंडक, पता है ना आपको। पटना के पास गंगा में कितनी नदियाँ मिलती हैं? 3, लेकिन पटना में नहीं। पुनपुन मिलती है फतुहा के पास, पुनपुन मिलती है फतुहा के पास। सोन मिलती है दानापुर, दानापुर में एक जगह हल्दी छपरा, दानापुर में हल्दी छपरा के पास कौन मिलती है? सोन। और पुनपुन मिलती है फतुहा के पास। बीपीएससी 64 में 64वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। क्या आया था
कि फतुहा के पास बिहार में कौन सी नदी मिलती है गंगा में? पुनपुन। फतुहा के पास कौन मिलती है? पुनपुन। और सोन दानापुर के पास हल्दी छपरा एक जगह है, और गंडक दीघा, दीघा के आसपास। तो तीनों नदियां मिलती है पटना के आसपास। इसके बाद आइए भागलपुर, पटना के बाद भागलपुर, भागलपुर पटना के बाद कहाँ आ गए? भागलपुर। अब भागलपुर में नहीं बल्कि कटिहार में, सॉरी, इसके आगे कौन सा मिलेगा? कटिहार। कटिहार में एक नदी मिलती है जिसका नाम है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का दुख, बिहार का शोक या सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है। कोसी नदी को क्या बोलते हैं जी? सौरव ऑफ बिहार। क्यों? भारत में तो, बिहार में तो सभी नदियों में बाढ़ आता है नवीन जी। बिहार में सभी नदियों में बाढ़ आता है, तो सबको शोक बोलना चाहिए था। इसी को शोक क्यों बोलेंगे? नुकसान वाले, बाढ़ आएगा तो सबसे नुकसान होगा। हाँ, वेरी गुड। ये रास्ता चेंज कर लेती है, ये नदी क्या करती है? रास्ता बदल लेती है। क्यों बदल लेती है? क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। नदी में तट होता है ना जी, नदी में तट होता है जहां सब छलांग लगा के तैरने जाते हैं। जो तैराक होता है वो क्या करता है? वो घाट पे नहीं नहाता। तैराक घाट पर नहीं नहाता, वो जहां तहां छलांग मारता है। तो नदी में घाट, उसी को तट कहते हैं, उसी को तटबंध कहते हैं। जिस नदी में कोई तट ही नहीं होगा, जो नदी प्लेन से बहेगी, वो नदी रास्ता बदल लेगी। बच्चा में भी तो वही नेचर होता है ना, बच्चों में भी नेचर वही होता है। अगर बाउंड्री न लगाया जाए तो बच्चा क्या कर लेता है? रास्ता बदल लेता है। अब माता पिता को जेल भिजवा देता है। नहीं, वैसे ही जैसे आजकल मोबाइल फोन के युग में क्या हो गया है कि बच्चे 3 क्लास का बच्चा फेसबुक यूट्यूब में महारत हासिल कर लिया है, 3-4 का क्लास का बच्चा, और उसके माता पिता जी बड़ी खुश हैं। जब गए मिलने तो बोल रही उसकी मम्मी, बच्चे की मम्मी क्या बोल रही है कि अपने चाचा को भी सिखा देता है, इतना जानता है मोबाइल में। हम कि अभी पता क्या है आपको, 10वां तक जाते जाते आपको भी सिखा देगा। वो ऐसा ऐसा चीज देख लेगा कि जेल जाना पड़ेगा सबको। इसलिए कम से कम 10वीं पास करने दीजिए, समझ में तो आए कि हम क्या देख रहे हैं। समझ ही में नहीं हम क्या देख रहे हैं, और देख ले रहा है तो फिर 10वीं तक जाते तो मामला बिगाड़ देगा वो। तो भैया मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों को मोबाइल फोन से कम 3-4 क्लास 5 क्लास में उसे मोबाइल न दिया जाए। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा क्या करें, मजबूरी थी लोगों का, वरना क्या लाइव क्लास क्या होता, पढ़ाई लाइव क्लास में हम देखते थे ना, आता था मेरा भगना का वीडियो, उसमें देखते थे कि भाई बच्चा कहीं और खेल रहा है, वीडियो कहीं और चल रहा है। हाँ, तो कोई फायदा नहीं। तो कम से कम गार्जियन को सोचना चाहिए कम से कम 10वीं के बाद, कम से कम 10वीं के बाद दिया जाए। वैसे हम तो कहेंगे कि +2 के पहले, +2 पास करने के बाद ही बच्चों को मोबाइल दीजिए। वो भी कौन? सिर्फ SMS जाने वाला और फोन जाने वाला, 11-16 फोन, सैमसंग वाला भेजना चाहिए। नहीं तो ग्रेजुएशन पास करे तब दीजिए क्या, एंड्रॉयड सेट, ताकि पता चले कि हम क्या देख रहे हैं। क्यों? जो लोग गार्जियनशिप में, उनके लिए ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि भैया इतना ध्यान रखिए, सर वाला बात याद रखिएगा, वरना फूले मत समाइएगा मेरा बेटा तो 3 क्लास में चाचा को सिखा दे रहा है। चलिए, हो गया भागलपुर, कटिहार। कोसी को बिहार का सुख क्यों कहते हैं? क्योंकि बाढ़ तो आता ही है, पर ये रास्ता बदलती है। और रास्ता क्यों बदलती है बोलो? क्योंकि इसमें कोई तट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई तट नहीं है। भागलपुर में लिख लीजिए डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है। लिखो, भागलपुर में अलग से लिख देना डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है। भागलपुर में अलग से लिख दो डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, डॉल्फिन रिप्रोडक्शन सेंटर। डॉल्फिन, गंगा नदी का डॉल्फिन, डॉल्फिन रिप्रोडक्शन सेंटर कहाँ है जी? भागलपुर। डॉल्फिन रिप्रोडक्शन सेंटर कहाँ है? डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ है? भागलपुर। कुछ और पॉइंट लिखवा ही देता हूं तब आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है? देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड में कहां तक रहती है बताओ? लक्सर तक। कल बताया था, कल जो लोग क्लास किए होंगे, कल देखे थे आप लोग, गंगा नदी अंतिम कहां रहती है उत्तराखंड में? लक्सर। यूपी में कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से। बस भाई लिखने वालों इधर देख लो, थोड़ा बाद में लिख लेना, जो छूटेगा हम लिखवा देंगे, बस सुन लो मुझे। गंगा नदी उत्तराखंड में अंतिम रूप से कहां रहती है? लक्सर। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे आग्रह कि कल का वीडियो आप जरूर देख लें,
उसके बाद इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। आज इसको देख लीजिए आप लोग, लेकिन कल का वीडियो रिपीट कर लीजिएगा और उसके बाद दोबारा इसको देखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा देख करके। तो लक्सर जो है उत्तराखंड में गंगा का अंतिम पड़ाव है। और यूपी में कहाँ से गंगा प्रवेश करती है? बिजनौर से। कहीं कहीं सहारनपुर मिलेगा, लेकिन वो गलत उत्तर है। बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर सहारनपुर अगल बगल में है। सहारनपुर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट जो है एकदम आसपास में है। उसके बाद सुनिए, गंगा नदी पहाड़ में कहाँ तक रहती है? ऋषिकेश तक। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार से गंगा मैदान में आती है। क्वेश्चन आ जाए, गंगा मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से। गंगा मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से। गंगा बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर से। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर से। और अंतिम रूप में गंगा कहाँ रहती है? कटिहार में। अंतिम रूप में कहाँ रहती है? कटिहार में। उसके बाद गंगा चली जाती है झारखंड में। और झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज, जहाँ से गंगा गुजरती है। झारखंड में गंगा जाती नहीं है, साहेबगंज के बाउंड्री से निकल जाती है। बड़ी झारखंड रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा मेरे यहाँ भी दर्शन दे दीजिए, तो ठीक है, टाइम नहीं है, बाउंड्री से निकल जाऊंगी। गंगा बाउंड्री से निकल गई, अंदर नहीं गई है, देखिएगा ऊपर से निकली हैं, साहेबगंज के बाउंड्री से निकली हैं, अंदर झारखंड में गंगा नहीं गई, लेकिन साहेबगंज में गई तो। उसके बाद बंगाल, उसके बाद बंगाल। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है गंगा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, 5 राज्य। भारत में कितने राज्यों से गंगा गुजरती है? 5 राज्यों से। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होते हैं वो झारखंड को माइनस कर देते हैं। अब क्या जोड़ देते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। 4 स्टेट मार के चले आते हैं। बड़ी खुश रहते हैं आकर कि हमने तो सही उत्तर लगाया है, पर साहेबगंज दिखाने के बाद फिर सर पकड़ते हैं। भैया कितने राज्यों से गंगा गुजरते हैं? 5। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। वैसे बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई तो इससे ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई गंगा से भी ज्यादा है, लेकिन पूरी लंबाई ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की पूरी लंबाई 2900 किलोमीटर, लेकिन पूरा का पूरा भारत में नहीं है, तिब्बत में भी है, बांग्लादेश में भी है। इसलिए अगर भारत में पूछा जाए सबसे ज्यादा दूरी तक बहने वाली नदी गंगा, भारत में सबसे अधिक दूरी तक तय करने वाली नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र नहीं, गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। साउदर्न गंगा एंड वृद्ध गंगा। गोदावरी इज नोन एज साउदर्न गंगा एंड वृद्ध गंगा, एंड गोदावरी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे वगैरह में तो बहुत बार आया है, पर एक क्लास हम लोग कर रहे हैं पीसीएस का, तो यहाँ भी पूछ सकता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, कितनी लंबाई? 1465 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। बाकी चलते चलेंगे, बताते चलेंगे। चलिए कटिहार से आगे बढ़ते हैं। कटिहार के आगे आइए, यहाँ लिख दीजिए कटिहार ताकि पता चले आपको। फिर साहेबगंज, फिर साहब नहीं, साहेबगंज। नाम इसका साहेब है ना। गांव के लोग साहब को क्या बोलते हैं? साहेब। कौन आए हैं? साहेब आए। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज। अच्छा लिखवा रहे तो कुछ आप लोगों को सुना दिए, केवल लिख लीजिए। लक्सर इज लास्ट स्टॉप गंगा इन उत्तराखंड। लिख लो, लक्सर इज, सुनो फोटो वाला पन्ना में मत लिखना, कहीं साइड में लिखना, क्योंकि फोटो के साथ के बगल में लिख दीजिएगा तो पानी में दिक्कत हो सकता है, तो अलग लिखिएगा। लिखिए क्या लिखा? हाँ, लक्सर इज लास्ट स्टॉप ऑफ गंगा इन उत्तराखंड। हिंदी भी बोलेंगे, वेट करिएगा। लक्सर इज लास्ट स्टॉप, बस पहुंच नहीं होता, बस स्टॉप। लास्ट स्टॉप ऑफ गंगा इन उत्तराखंड। लक्सर इज लास्ट स्टॉप ऑफ गंगा इन उत्तराखंड, है ना। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। हम लोग तो पड़ोसी हो गए हैं। अब पुल क्या बना कि हम लोग पड़ोसी हो गए? नहीं जी, हमारे जिला आपके जिला के जोड़ने वाला एक पुल बन गया है, और वो पुल हमें नज़दीक कर दिया। नहीं जी, जो दूरी थी अब घूम के जाना पड़ता था, अब सीधे पहुंच जाते हैं। अभी लोग सोच रहे हैं कौन से जिला की बात कर रहे हैं सर, आखिर कितना चलिए क्या लिखे? लक्सर। लक्सर गंगा का उत्तराखंड में अंतिम पड़ाव है। हिंदी वाले, लक्सर गंगा का उत्तराखंड में क्या है जी?
सबसे अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव भी सबसे ही होता है, अंतिम पड़ाव है। लक्सर गंगा का उत्तराखंड में अंतिम पड़ाव है। अगली लिखिए, देखिए गंगा हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। गंगा एंटर इन प्लेन फ्रॉम हरिद्वार, गंगा हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। गंगा हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। गंगा एंटर इन प्लेन फ्रॉम हरिद्वार, गंगा एंटर इन प्लेन फ्रॉम हरिद्वार, गंगा एंटर इन प्लेन फ्रॉम हरिद्वार। अगला पॉइंट, गंगा एंटर इन यूपी फ्रॉम बिजनौर, गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा एंटर इन यूपी फ्रॉम बिजनौर, गंगा एंटर इन यूपी फ्रॉम बिजनौर, गंगा एंटर इन यूपी फ्रॉम बिजनौर। गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से अच्छा, आप लोग को सब याद हो जा रहा होगा, जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको यही याद हो जा रहा होगा, घर पे याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, एक नज़र मारिए, काम खत्म। सभी विषय पर आप दीजिए 10 घंटा 5 घंटा, हम बस इतना कहते मेरे विषय पर आधा घंटा दे दीजिए, हम आपके हो जाएंगे, मतलब भूगोल आपका हो जाएगा। हम आपके होने का मतलब भूगोल आपका हो जाएगा। इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आपको कैसा लगता है, कि आप घर पे अगर आधे घंटे एक नज़र भी मार लें पूरा नोट्स पे डेली, उतने से आपका काम हो जाता होगा। क्यों जी? कल जो पढ़ाए थे सब याद हो गया होगा। सवाल भी पूछेंगे, टेंशन मत लो। यस सर बोल दिए फिर ऐसी काम थोड़ा नहीं चलेगा। क्या लिखा आपने? एंटर इन यूपी फ्रॉम बिजनौर, गंगा बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला, गंगा एंटर इन बिहार, गंगा एंटर इन बिहार फ्रॉम बक्सर, गंगा एंटर इन बिहार फ्रॉम बक्सर, गंगा बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। गंगा बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है, बिहार में बक्सर से। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, फोटो देखकर, कल वाला फोटो देखो, अब मुझे बताओ कि देवप्रयाग के बाद गंगा हो गई थी, और देवप्रयाग के बाद क्या हो गई थी? तो जहां से गंगा हुआ वहां से गंगा में मिलने वाली पहली नदी कौन है? देखो तो, ठीक से बोलो, ठीक से देख के बोलो। गंगा जहां से बनी है वहां के बाद गंगा में मिलने वाली पहली नदी, हम मुझे भी दिव्य दृष्टि से राम गंगा ही दिखाई दे रहा है ना। दिव्य दृष्टि लगाया हूं, बरेली और मुरादाबाद गया हूं, उसी ब्रिज पे खड़ा हूं। राम गंगा बरेली मुरादाबाद के बीच में एक पुल मिलता है, नदी का पुल, ट्रेन का पुल। वो पुल कौन सी है? वो पुल है राम गंगा नदी का पुल है ना। इधर से जाओगे ना तो पहले मिलेगा बरेली, फिर मिलेगा मुरादाबाद, और दिल्ली से आओगे तो पहले क्या मिलेगा? मुरादाबाद, तब बरेली। श्रमजीवी आती है उधर से, उसी रूट से आती है। चलिए, तो राम गंगा नदी पहली नदी है। एक और क्वेश्चन, अभी लिखना मत, एक और क्वेश्चन का उत्तर दो। राम गंगा गंगा में बाएं किनारे से मिल रही है, लेफ्ट से कि राइट से? देखो राइट से भी एक आया उत्तर, देखो। आज के बाद भूलना मत, नदी जिधर जा रही है खड़े हो जाओ। नदी मैप में भी पता करना होगी कौन बायां किनारा, नदी में किनारे खड़ा हो तो पता कर लोगे कि बायां किनारा दाहिना किनारा। लेकिन अगर आपको मैप में पता करना है कि नदी का कौन बायां किनारा कौन मैप में, तो जिधर मैप में बना हुआ नदी का डायरेक्शन, जिधर डायरेक्शन बना है उसी साइड में खड़े हो जाओ। खड़े हो गए? अब तुम्हारा अब हाथ लगाओ, बायां हाथ बायां किनारा, दाहिना हाथ दाहिना किनारा। तो रामगंगा किधर से मिल रही है? बाएं किनारे से। किधर से मिल रही है? अब कंफ्यूजन नहीं ना होगा। अब कोई भी मैप में कोई नदी दिखा दे, मैप में कोई भी नदी दिखा देगा तो बता देंगे आप उसका बायां किनारा कौन। अगर नदी ऐसे आ रही है तो तुम ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, बायां हाथ बायां किनारा दाहिना हाथ। नदी ऐसे जा रही है तो ऐसे खड़े हो जाओ, जिधर जा रहे उधर खड़ा होना पड़ेगा। बायां हाथ बायां किनारा दाहिना हाथ। अब कभी गड़बड़ाओगे? इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि गंगा में मिलने वाली पहली नदी राम गंगा, बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली पहली नदी राम गंगा, दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली पहली नदी यमुना। यमुना से पहले कोई मिल रही है क्या? तब यमुना। तो ये दोनों बात लिख लो, लिख लो। राम गंगा इज फर्स्ट रिवर विच मीट इन गंगा फ्रॉम लेफ्ट। राम गंगा इज फर्स्ट रिवर, राम गंगा इज फर्स्ट रिवर which meet in Ganga from left.
Ram Ganga is first river which meet in Ganga from left. From left. राम गंगा बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली पहली नदी है। ये मिलती मिलाए हैं, देखो कहाँ मिलाए हैं, उसमें मिलाए हैं, देखो ना फोटो में, देखो मिलाए हैं, खुद ही मिल जाएगा। सब लोग बोल तो रहे कन्नौज, हमको भी लग रहा है कन्नौज होगा। समझ में आया? नहीं मिला आपको? कल तो थे आप क्लास में, तो नहीं बनाए थे फोटो? अच्छा, कन्नौज देखना भूल गए। बोले तो थे कि इत्र के लिए प्रसिद्ध है, जहांगीर की सास ने इत्र बनाया था, अस्मत बेगम। नहीं, पहली बार इत्र भारत में किसने बनाया? पहली बार इत्र इंडिया में किसने बनाया? बोलना भी है। जहांगीर की सास, कौन सी नाम था उसका? अस्मत बेगम। उसने पहली बार इत्र बनाया था। उसी की बेटी का नाम था नूरजहां, बचपन का नाम मेहरुनिशा, पिता का नाम क्या था? इत्मादुद्दौला, और भाई का नाम असफ खां, भतीजी का नाम मुमताज महल। नूरजहां की भतीजी न थी, नूरजहां के भाई की लड़की थी मुमताज, जिससे बाद में उसके बेटे शाहजहां का विवाह हुआ था। ये सब रिश्तेदारी जोड़ के पढ़िएगा ना हिस्ट्री, तो जीवन भर याद रहेगा। क्योंकि हम लोग रिश्ते तो जोड़ते हैं, बिहार के लोग क्या करता है जीवन भर, रिश्ता ही जोड़ता रहता है। जैसे अंग्रेजी मीडियम के बच्चों से बोलिए कि तुम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाओ रीजनिंग में, वो तीर निशान लगा लगा के बनाएगा। दादा ऊपर जाएंगे, पिता तो नीचे रहेंगे, और उसका बेटा तो उसके भी नीचे रहेगा, बुआ पिताजी के बगल में रहेगी, मम्मी पिताजी के बगल में रहेगी। हो गया। और टेंशन में आ जाएगा पता नहीं कौन रिलेशन। और हिंदी मीडियम का बिहार बोर्ड का बच्चा हाथे पे जोड़ देगा, दामाद लगा, फूआ लगा, ये बेचारा जिंदगी भर रिश्ते जोड़ता है, पढ़ता लिखता कम, रिश्तेदारी ज्यादा कमाता है। इसके लिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या होता है, ढूंढता है। बिहार बोर्ड का बच्चा पहले क्या कर रीजनिंग में ढूंढेगा, कहीं ब्लड रिलेशन दिख रहा है कि नहीं, पहले उसी को बनाएगा। कंफर्म 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए, हम तो ढूंढते थे, क्योंकि बिहार बोर्ड के थे, रिश्तेदारी खूब जोड़ना आता था। और जब एक बार टीचर ने हमको रीजनिंग पढ़ाया, तीर निशान लगाया, हम कि काहे लगा रहे हैं आप, तीर निशान लगा के मास्टर है बनाइए, आप बिना तीर निशान लगाए बना तो आपसे पहले बना देंगे। लेकिन अंग्रेजी मीडियम में दिक्कत क्या है कि बेचारा वो हमेशा शहर में रहा, न्यूक्लियर फैमिली में रहा, और उसे बोलिए तो यहाँ दिक्कत भी क्या है कि सब आंटी है, फुआ भी आंटी, मौसी भी आंटी, चाची भी आंटी, सब आंटी। अब हम मामा चाचा फूफा सब अंकल, टेंशन नहीं है। और हिंदी में क्या क्लियर है, अगर यहाँ पर चाची को बुआ कह दिया तो मार पड़ेगा घर में। अभी तक सीखा क्या तुमने, पता नहीं चला कौन रिश्तेदारी का। अंग्रेजी में कोई टेंशन, और आंटी ठीक है, और आंटी आपका सब ठीक है, चिंता ही नहीं है, सबको सब आंटी सब अंकल है ना। दादाजी को गलती से अंकल बोल दिए तो अरे दादाजी, ये अंकल नहीं। चलो, कुछ आप लोग को बता दिया अपना अनुभव से, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हाँ, क्या लिख रहे थे आप? लिखो यमुना नदी के बारे में लिखो। हो गया ना, कन्नौज के पास मिलती है यमुना रिवर, फर्स्ट रिवर विच मीट इन गंगा। यमुना रिवर इज फर्स्ट रिवर विच मीट इन गंगा फ्रॉम राइट, है ना। यमुना नदी दक्षिण से, दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली पहली नदी है। यमुना नदी दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली पहली नदी है। यमुना नदी दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली पहली नदी है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, सब तो हो ही गया लगभग, सारा पॉइंट हो गया यहाँ तक का। अब चलिए, साहेबगंज के बाद आगे आइए फरक्का। नाम सुना है? फरक्का ट्रेन का भी नाम है, नाम से तो लग रहा है फरक्का बहुत फास्ट चलती होगी, फरक्का बहुत फास्ट चलती होगी। पर एक बार फरक्का में बैठ गए तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते आंख में आंसू ना आ गया आपका, आप भावुक हो गए ट्रेन में बैठे बैठे, तो फिर आप कहिएगा ट्रेन अंतिम में बदल लीजिएगा गाजियाबाद जाके, इसमें नहीं फिर मतलब इतना घटिया ट्रेन है नाम। हालांकि इस लॉकडाउन में सब ट्रेन का टाइमिंग ठीक हो गया, जो घटिया ट्रेन था वो भी बढ़िया हो गया। महानंदा फरक्का टिकट मिल भी जाता था लोगों को तो कैंसिल करा लेते थे लोग,
मगध, महानंदा, फरक्का, ये सब का ट्रेन का टिकट मिलने के बाद वो कैंसिल है ना जी। तूफान है, एक ट्रेन था तूफान, और उसका इतना लेट होती है तूफान। और कुछ ट्रेन इतना बढ़िया चलती है कि लोग बैठते हैं ट्रेन के अंदर, और बैठने के बाद इतना ज़्यादा भीड़ हो गया ट्रेन में कि सोकर ही बैठ गया। संपूर्ण क्रांति का हुआ था, ट्रेन चल ही नहीं पाई, सोकर ही बैठ गया, पैसेंजर उतारना पड़ा, ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रहा था। छठ का समय था, लदा गए लोग। फरक्का लीजिए, फरक्का के बाद गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। फरक्का के बाद यहाँ लिख दीजिए फरक्का के आगे एक नदी मिलती है आकर, इस नदी का नाम है महानंदा। दोनों वहीं गए, दोनों ट्रेन एक ही जगह पे आ गए, फरक्का और महानंदा। महानंदा गंगा में मिलने वाली, सुनो यहीं तक गंगा का नाम गंगा रहता है, इसके बाद गंगा नाम नहीं है। तो गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा। किधर से? बाएं की दाएं? बाएं की दाएं? बाएं से। लिख लो, गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा है। जहां लिख रहे थे वहीं पर महानंदा। क्या कुछ डाउट है क्या? कॉर्नर केरल वाले भाई, कोई बात नहीं। नाम क्या आपका? नमन, बढ़िया नाम है। चलिए नमन जी, गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा, और उसके बाद गंगा कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। गंगा अब कहाँ पहुंच गए हैं? बंगाल में। कहाँ आ गए? बंगाल में। इस नदी का जो निचला शाखा है उसका नाम है हुगली नदी। क्या नाम है? हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता है। कोलकाता, हुगली के किनारे ही क्या है भैया? कोलकाता है। हुगली के किनारे ही कोलकाता है, और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बीओबी शॉर्ट में लिख दिया हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा मत समझ लीजिएगा। बीओबी माने बैंक ऑफ बड़ौदा, बे बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बीओबी। पहले हमारे ज़माने में एक था कि आईएएस के फॉर्म भरते थे लोग, जो वो कभी भी पीसीएस और रेलवे सब नहीं डालते थे कि नहीं मैं तो आईएएस क्वालिटी के आदमी हूँ, और एक स्पेशली खड़े रहते थे ऐसे चश्मा लगा कर। हुआ नहीं आईएएस अभी तक, फिर भी साइड में खड़े हैं कि भैया आईएएस की तैयारी करते हैं, है ना। और गलती से भी बैंक के सबका फॉर्म नहीं डालते थे। तो मेरे एक मित्र थे, वो तैयारी करते थे आईएएस का, लेकिन साइड से बैंक का फॉर्म भरने गए थे, लेकिन चुपके से किसी को बताए नहीं, ताकि लोग ये सोचेंगे कि बताइए बैंक का ही भरते हैं, राम राम राम, आप आईएएस तैयारी करते हैं जब बैंक का फॉर्म भरते हैं, कैसे आदमी हैं आप। तो आ रहे थे उधर से, रात में आ रहे थे, तो शक हुआ कि कहीं ना कहीं जरूर ये कुछ फॉर्म भरने चुपके से गए होंगे। तो मुझे कहाँ गए थे? तब बीओबी का फॉर्म भरने गए थे। अरे बीओबी कोई बड़ा पोस्ट होगा भाई, आईएएस से ही बड़ा पोस्ट होगा तभी ना गए होंगे। हम इसका मतलब क्या होता है? अरे बीओबी समझ लीजिए, बीओबी कोना में बोले इधर आइए बताते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीओ का फॉर्म आया था, बेरोजगारी से जूझ रहा हूँ, आईएएस के नाम पर कब तक बैठे रहेंगे। ये होता था पहले, अब तो मिक्सचर हो गया, सब आदमी सब फॉर्म भर रहा है। जब से सीसेट आया, आप पहले सीसेट का मार्क्स जुड़ने लगा, शुरुआत में जुड़ता था ना, अब नहीं जुड़ता, अब क्वालिफाइंग है, जुड़ने लगा तो एसएससी वाला बच्चा बोलता था आईएएस वाले को, भैया आप चिंता मत कीजिए, गणित मैथ आपको हम पढ़ा देंगे। जो बात करने की औकात नहीं होती थी रेलवे वाले को, अब क्या बोल रहा है? भैया आपको मैथ पढ़ा देंगे, रीडिंग पढ़ा, सीसेट हम करवा देंगे, आप मेरा जीएस करवा दीजिए। बराबरी के लेवल पे बात कर रहा है ना। चलिए लिखिए, क्या लिखे? महानंदा मिलती है कहाँ? फरक्का के आगे। अब सुनो, नीचे वाला का हुगली, और ऊपरी शाखा का नाम है भागीरथी। भागीरथी। बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा सा अपने जीवन का अनुभव बता देते हैं, नहीं जी। भागीरथी, अब बोलेंगे सर तो भागीरथी तो उत्तराखंडों में था, फिर ये बंगालों में भागीरथी है, बोलते हैं भाई क्या दिक्कत है? बंगाल में भी गंगा को क्या बोलते हैं? अगर पूछे गंगा को भागीरथी कहाँ बोलते हैं, और ऑप्शन में उत्तराखंड गायब रहे, तो क्या लगा दोगे आंसर? बंगाल, और ऑप्शन में दोनों रहे तो फिर ई ऑप्शन हो जाएगा। बीपीएससी के अनुसार ई ऑप्शन, इनमें से दो। अगर यूपीएससी रहेगा तो क्या करेंगे? 4 ही ऑप्शन वहाँ होगा, तो फिर ज़्यादा सही उत्तराखंड है। अगर दोनों ऑप्शन में रहे, भागीरथी गंगा को कहाँ बोलते हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड न रहे तो क्या बोलिएगा? बंगाल। क्लियर है? हुगली कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। इधर छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकल के आती है, छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकल कर आती है, छोटा
नागपुर के पठार से एक नदी निकल कर आती है जो हुगली में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? हुगली में। इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी नाम सुना है? जैसे बिहार का शोक कोसी को बोलते हैं, वैसे बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर को। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है बच्चा? छोटा नागपुर से। किसमें मिलती है? किसमें मिलती है? किसमें मिलती? बोल नहीं रहे हो? हुगली। किसमें मिलती है? हुगली में। और निकलती कहाँ से? छोटा नागपुर से। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। है नहीं शोक अब, क्योंकि इसमें कई सारे डैम बना दिए गए जिससे अब ये शोक नहीं है, लेकिन बोलते हैं तो बोलते हैं, नाम ऊपर पड़ गया तो कहाँ नाम हटता है। बंगाल का शोक दामोदर, बंगाल का शोक दामोदर, सौरभ बंगाल दामोदर। दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहते हैं। सुन लो पहले, रुक जाओ तब लिखना। बायोलॉजिकल डेजर्ट यानी जैविक रेगिस्तान। दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान भी कहते हैं। सर जैविक रेगिस्तान क्यों बोलते हैं? आप पूछेंगे कि सर जैविक रेगिस्तान क्यों बोलेंगे? अरे भाई, आजादी के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री दामोदर नदी के आसपास लगा। इतना ज्यादा इंडस्ट्री लगा कि नदी इतनी पॉल्यूटेड हो गई, नदी इतनी प्रदूषित हो गई कि इसमें कोई भी जीव जंतु, एक भी जीव जंतु नहीं बचा, सारे ऑर्गन्स मर गए। जिसलिए इस नदी का नाम क्या पड़ गया? पर पॉल्यूशन के कारण, गंदगी के कारण इस नदी के सारे जीव जंतु मर गए। इसलिए इस नदी को क्या बोला जाता है भारत में? बायोलॉजिकल डेजर्ट। बायोलॉजिकल डेजर्ट या जैविक रेगिस्तान। 2 साल पहले सीडीएस का एग्जाम हुआ था, कंबाइंड डिफेंस सर्विस यूपीएससी, उसमें क्वेश्चन आया था कि बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से कौन जाना जाता है? दामोदर। तो लिख लो, दामोदर इज नोन एज बायोलॉजिकल डेजर्ट एंड सौरो ऑफ बंगाल। दामोदर रिवर इज नोन एज बायोलॉजिकल डेजर्ट एंड सौरो ऑफ सौरभ बंगाल। हिंदी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी ही मेरा विषय है, अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ, अलग बात है। देखिए, दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान और बंगाल का शोक कहते हैं। या दुख भी लिख सकते हैं, बंगाल का दुख कहते हैं। दुख ज्यादा तकलीफ देता है, नहीं, शोक उतना ज्यादा नहीं लगता। शोक है कोई बात नहीं, दुख है, बहुत दुख है। रेगिस्तान और बंगाल का शोक कहते हैं। देखो, भागीरथी नदी ही कहाँ आती है? बांग्लादेश। भागीरथी नदी कहाँ आती है? बांग्लादेश। इसको हम अलग से बनाते हैं। इसके बाद यहाँ से बट गया 2 नदी। नीचे वाला का नाम क्या था? हुगली। कहाँ गिरती थी? बैंक बे ऑफ बंगाल। यहाँ कौन नदी मिल रही है? दामोदर। कहाँ से निकल रही है? छोटा नागपुर। इसके किनारे कौन है? कोलकाता। ऊपर वाले का नाम क्या है? भागीरथी। ये आती है कहाँ? बांग्लादेश में। ये तो पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ है भैया? पश्चिम बंगाल। WB का मतलब वेस्ट बंगाल है ना। इसके बाद आती है बांग्लादेश। BD का मतलब बांग्लादेश। जब गंगा बांग्लादेश में आती है तब इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। अब नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। इसमें एक नदी मिलती, इसमें एक नदी इधर से आगे मिलती है। इस नदी का नाम है जमुना। यमुना नहीं भाई, यमुना अलग है। कल बनाए थे, इलाहाबाद में मिलती थी। आपको पता है? आपको पता है जो यमुना थी, एक समय में वो बंगाल के खाड़ी में मिलती थी, लेकिन रास्ता बदलते बदलते आज कहाँ मिलती है? पहले बिहार उहार होके जाती थी यमुना, और सब आज भरते भरते आदमी का प्रकोप इतना ज्यादा कि भरते भरते उन्हें मिला रहा है जाके सब। हाँ, तो दिल्ली में दिखा रहा है पूरा, वो फैन उन दिखा रहा है टीवी में कि जो जितने भी व्रती महिलाएं थी वो फैन के बीच छठ कर रही है, गंदगी के बीच। वहाँ तो स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया गया है। दिल्ली में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लग गया है, प्रदूषण के कारण, कोरोना के कारण नहीं, पॉल्यूशन के कारण। जमुना, जमुना ये कोई अलग नदी नहीं है बच्चा, यही नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना। और सुनिए, आगे आती है इसमें एक नदी और मिलती है। इस नदी का नाम है मेघना। मेघना नदी मेघालय से आ रही है। कहाँ से आ रही है? मेघालय से। और ये कहाँ से आ रही है? तिब्बत से।
ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रही है? तिब्बत से। हम अलग से पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी को, अलग माने गंगा जैसा ही अलग से इसको पढ़ाएंगे। इसका फिगर ब्रह्मपुत्र का अलग से बनेगा, ठीक है ना। यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हम आपको अलग से बताएंगे। तत्काल आप इतना बना लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा। ना हो तो इस बात को, ना हो तो साइड में लिख लो, ये गंगा इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। नोट कर लो, नोट कर लो। हम मिटाएंगे थोड़ा, घबरा रहे, लग रहा है मिट जाएगा तुरंत। क्या नहीं मिटेगा? मिटेगा तो बैक करने का ऑप्शन है, वहां पीछे आ सकते हैं हम दोबारा। लिख लो, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। अंग्रेजी हिंदी इतना सिंपल हम बोलते हैं कि सबको समझ में आ जाता होगा। अंग्रेजी बोलते होंगे तो हिंदी वाला समझ जाता होगा पूरा, हिंदी बोलते होंगे तो अंग्रेजी वालों को समझ में आ जाता होगा। एकदम इतना सिंपल अंग्रेजी हिंदी हम बोलते हैं। केवल अंग्रेजी वाला मास्टर्स क्लास में आ जाए, केवल अंग्रेजी वाला, तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम। और केवल हिंदी वाला आ जाए, केवल हिंदी, तब भी अंग्रेजी वालों को प्रॉब्लम। आपके क्लास में वो टीचर चाहिए जिसका अंग्रेजी भी कमजोर, हिंदी भी कमजोर, बराबर बराबर दोनों का। नहीं, सबसे सुटेबल कौन होगा? एकदम मजबूत वाला सुटेबल नहीं होगा। इस क्लास में वही सुटेबल जिसका दोनों कमजोर। लाइक मेघालय से निकल रही मेघना, नाम है मेघना, तो कहाँ से निकलेगी? मेघालय से। आज आपकी पहली क्लास है क्या? आपकी आज पहली क्लास है? दूसरा? समझ में आ रहा है ना? कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, एकदम क्लियर है ना? चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी का भी लिख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में अच्छा, इसके पीछे वाला दे। दूसरा भी उतारने मत लगिएगा। मेरा भी आया, ठीक है। पेटेंट हो जाता है ना इसे कि मैं ही पढ़ाया, कोई और फिर कह देगा मैं पढ़ाऊं तो फिर वो वाला कहाँ गया? और आगे? हाँ, हम गायब हो गया क्या? इतना मेहनत से बनाए थे। मेघना मिल गई? लिख दिए। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, लिख दिए। अब सुनो, अब जहां से मेघना मिलती है गंगा में, वहां से इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। यानी गंगा को बांग्लादेश में एक और नाम है, पद्मा के साथ साथ मेघना। मेघना के मिलने के बाद गंगा भी क्या बन जाती है? मेघना। तो मेघना नदी यानी बांग्लादेश में गंगा का दो नाम, पद्मा और मेघना दोनों, और ऑप्शन में दोनों आ जाए तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ई होगा। अगर यूपीएससी में पूछे तो ज्यादा सही पद्मा होगा। अगर पूछे बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं, ऑप्शन में दोनों रहे, पद्मा मेघना दोनों, तो ज्यादा सही पद्मा होगा। फिर कहाँ गिर जाती है मेघना के रूप में? बीओबी, बंगाल की खाड़ी में। हाँ, मेघना के रूप में गिरती है, गिरते समय मेघना के रूप में गिरती है। अगर बन गया यहां तक तो बोलिएगा यस, तब कुछ करें इसमें काम अभी। और नदी को रोक के क्या करिएगा? वही बंगाल में खाली कीचड़ होता है। बंगाल में जाइएगा ना गंगा में, तो अंदर नहाने के लिए कूदिएगा तो इतना चल जाएगा कीचड़ में पैर। हम गंगा स्नान के दिन कलकत्ता में कुछ काम था, गए थे, हमने कहाँ होटल लेके नहाने जाएंगे, आज गंगा स्नान है भी, इसी में नहा लेते हैं। उतरे कलकत्ता में, हावड़ा के नीचे ही उतरे, इतना कीचड़। हम कि अब इसमें नहा तो ले, इतना गंदा पानी था, हम नहा लेंगे। फिर बाद में जाकर चापाकल पर नहाए हम अलग से, पूरा शरीर एकदम अजीब तरह का लग रहा था, उसी में गिरता रहता। और हम गंगा स्नान उसी में कर लिए। आने आज ही कल में तो होगा गंगा स्नान, आज ही कल में तो है। पूर्णमासी कब है? 19 को। अच्छा, तो उस दिन है, तो जाएंगे गंगा स्नान में सुबह सुबह।
ऐसे मत बोलो, पूरा ठीक बोलो, ठीक ठाक मत बोलो। बनाओ भैया, जो ट्रायंगल बनाया हूं ना उसमें हुगली को लेते हुए बनाओ, दामोदर को मत ले लेना, हुगली को लेते हुए बनाओ, उसमें ब्रह्मपुत्र को भी शामिल करो, मेघना को भी शामिल करो, पूरे मिलाकर ट्रायंगल बनाओ। अरे त्रिभुज क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जमा किया गया मिट्टी है। अरे त्रिभुज क्या है? कल बताया था डेल्टा। अरे कल डेल्टा बताया था आप लोगों को। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी इतना दूर में क्या जमा कर दिया है? मिट्टी जमा किया है। डेल्टा छोड़ जमा कर देगा डायरेक्ट, मिट्टी जमा किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा। और यहाँ पर इसीलिए इसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यही वाला। इसका एक नाम भी है सुंदरबन का डेल्टा, क्योंकि यहाँ एक पेड़ मिलता है सुंदरी, सुंदरी नाम के वृक्ष ज्यादा मिलता है, इसीलिए इस पूरे डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा है ना। इसका नाम लिखिए, डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ सुंदरबन, डेल्टा ऑफ सुंदरवन। डेल्टा ऑफ सुंदरबन, सुंदरबन का डेल्टा, हिंदी में लिख लो सुंदरबन का डेल्टा, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। जगह कम इसलिए एक ही भाषा में लिखा हूं। हो गया। आई फेमस है किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन का डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अरे रॉयल बंगाल टाइगर, भारत का राजकीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर। और टाइगर में भी कौन सा टाइगर? अरे टाइगर की भी तो कई प्रजाति है ना, तो कौन सी प्रजाति भारत का राष्ट्रीय पशु है? रॉयल बंगाल टाइगर। कहां रहता है? कहां रहता है? सुंदरबन में। और रॉयल बंगाल टाइगर मात्र 4 ही देश में पाया जाता है, दुनिया के 4 देश में पाया जाता है। इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश में दिख ही रहा है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, बस 4 ही देश में पाया जाता है। यही भारत का राष्ट्रीय पशु है। कब से? 1972 से। 1972 से पहले कौन था? लायन। भारत के राष्ट्रीय पशु 1972 से पहले कौन था? लायन। और 72 से क्या हो गया? रॉयल बंगाल टाइगर। क्यों? क्योंकि टाइगर की संख्या बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, तो उसको बचाने के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित करने से क्या होगा? उस पर ध्यान ज्यादा लगेगा। तो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ यानी रॉयल बंगाल टाइगर कब से बना? 1972 से। उससे पहले लायन था, क्लियर, शेर था, शेर सिंह। कौन थे? शेर सिंह थे पहले राष्ट्रीय पशु। अच्छा, राष्ट्रीय नदी कौन है भारत की? गंगा। राष्ट्रीय नदी भारत की गंगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन। डॉल्फिन नहीं, गंगा की डॉल्फिन। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन। और नेशनल रिवर गंगा, और नेशनल बर्ड पीकॉक, और नेशनल ट्री बैनियन। बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। हाँ, वो राष्ट्रीय वृक्ष है ना। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पक्षी गौरैया, और भारत का पीकॉक, मोर। ये सब याद रहना चाहिए ना। और राजकीय चिन्ह कहाँ का? सारनाथ वाला। राजकीय वाक्य, मेन वाक्य जो है हमारा, कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद। चलिए, काफी टैलेंटेड विद्यार्थी आप लोग हैं, लिख लिए। यहाँ कौन रहता है? रॉयल बंगाल टाइगर, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, ये सब लिख दिए। भारत की राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर गंगा, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन। और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ बताए? भागलपुर। डॉल्फिन रिप्रोडक्शन सेंटर कहाँ बताए? भागलपुर। कुछ ज्ञान बढ़ा, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कैसा लगा क्लास? चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए।